यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी बूढ़ी मां को अकेला छोड़कर रात के अंधेरे में अपने आशिक के साथ भाग गई। मगर उसे क्या मालूम था कि उसका यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और उसका जो अंजाम हुआ वो सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, आखिर तक जरूर सुनें। रात का गहरा सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज ठहर सी गई हो। उसी खामोशी के बीच आयशा घबराई हुई तेजी से अपने कपड़े बैग में डाल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, जैसे दिल में हजारों खदशात एक साथ उमड़ आए हों कि कहीं कोई उसे देख न ले, कहीं उसका राज खुल न जाए। बैग बंद करते ही उसने एक गहरा सांस लिया और धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। कदम बहुत आहिस्ता उठा रही थी, जैसे हर आहट से डर रही हो। बाहर निकलने से पहले उसने पलटकर आखिरी बार अपने घर को देखा। उसकी नजरें अपनी बूढ़ी मां पर जा ठहरी, जो कमरे में बेखबर गहरी नींद सो रही थी। वो मंजर आयशा के दिल पर एक बोझ बन गया, मगर यही लम्हा उसके लिए वाहिद मौका भी था। आंखों में नमी लिए, दिल में अजीब सी कसक छुपाए, वो चुपचाप घर से निकल आई। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया, मगर उसके अंदर की बेचैनी कम न हो सकी। जैसे ही वो दरवाजे से आगे बढ़ी, उसने देखा कि बाइक पर हमजा उसका इंतजार कर रहा था। आयशा बिना कुछ कहे उसके पीछे जा बैठी और बाइक अंधेरे को चीरती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। आयशा के दिल में एक उम्मीद जाग रही थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन उसकी मां उसे माफ कर देगी। मगर वो नहीं जानती थी कि यही कदम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशों की शुरुआत बनने वाला है। रात भर के लंबे सफर के बाद हमजा उसे अपने घर ले आया। थकान, डर और उम्मीद के मिले जुले एहसास के साथ दोनों ने निकाह कर लिया। जब हमजा आयशा का हाथ थामे घर के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक एक तेज आवाज गूंजी, ये लड़की कौन है और इसे कहां से उठा कर ले आए हो? हमजा की बूढ़ी मां गुस्से और हैरानी से चीख रही थी। आयशा सहम कर एक कदम पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमजा ने झिझकते हुए नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, अम्मा, ये मेरी बीवी है आयशा, हमने शादी कर ली है, अब ये यहीं रहेगी। ये सुनते ही हमजा की मां रजिया बेगम गुस्से से भर गईं। उनकी आंखों में नफरत और लहजे में सख्ती साफ नजर आ रही थी। वो चीखते हुए बोली, मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। तुम इसे कहां से उठाकर ले आए हो? न दहेज लाई है, न अपने साथ कुछ लाई है। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आयशा सहम कर एक कोने में खड़ी हो गई, जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। रजिया बेगम लगातार बोलती जा रही थी। उनके अल्फाज तीर की तरह आयशा के दिल में लग रहे थे, मगर सच यही था, अब वो इसी घर का हिस्सा थी। कमरे में आते ही आयशा की हिम्मत टूट गई। उसने धीमी कांपती आवाज में हमजा से कहा, हमजा, अब क्या होगा? तुम्हारी अम्मी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। हमजा ने झुंझलाकर एक गहरा सांस लिया, जैसे वो खुद भी इस हालत से परेशान हो चुका हो। यार, अब मैं क्या करूं? शादी तो मैंने तुमसे कर ली है, अपने घर भी ले आया हूं, अब और क्या कर सकता हूं? अम्मा का रवैया खुद ही ठीक हो जाएगा, तुम कुछ दिन सब्र कर लो। ये सुनकर आयशा खामोश हो गई। उसके पास जैसे अल्फाज ही खत्म हो गए हों। उसी खामोशी में अचानक उसे अपनी मां का ख्याल आया। दिल में एक दर्द सा उठा। बाप के इंतकाल के बाद उसकी मां ही तो उसकी दुनिया थी। वही मां जिसने दिन रात मेहनत करके उसे पाला, उसे पढ़ाया, उसे कॉलेज तक पहुंचाया। हर तकलीफ खुद सही, मगर आयशा को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। मगर फिर उसकी जिंदगी में हमजा आ गया और मोहब्बत ने सब कुछ बदल दिया। उसने कई बार अपनी मां को समझाने की कोशिश की, मगर उसकी मां ने साफ मना कर दिया था। वो चाहती थी कि आयशा की शादी अपने भांजे से हो, एक समझदार और अच्छा लड़का। मगर आयशा के दिल ने वो बात नहीं मानी और आखिरकार वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सब कुछ छोड़कर हमजा के साथ घर से भाग आई और शादी कर ली। अब एक नई जिंदगी उसके सामने थी, मगर कैसी जिंदगी, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। अगली सुबह उसकी शादी का पहला दिन था, मगर यह दिन किसी खुशी का पैगाम नहीं लाया। रजिया बेगम की कड़क आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। तुम मेहरानियों की तरह 12 बजे तक सोती रहोगी क्या? घर के काम कौन करेगा? आइंदा सुबह 6 बजे उठ जाना और मुझे घर के सारे काम बिल्कुल ठीक चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आयशा ने फौरन डरते हुए सिर हिला दिया। आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो लड़की जो कभी अपनी मां के घर में एक कप तक नहीं धोती थी, आज उसी को पूरे घर के काम संभालने पड़ रहे थे। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, यहां तक कि बाहर का काम भी उसी के जिम्मे लगा दिया गया। सारा दिन वो मशीन की तरह काम करती रहती, बिना रुके, बिना कुछ कहे। हाथ दुखने लगते, शरीर जवाब देने लगता,
मगर किसी को उसकी थकान से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रात को जब वो बिस्तर पर लेटती तो इतनी थक चुकी होती कि आंख बंद करते ही नींद उसे अपने आगोश में ले लेती। शादी का 1 महीना इसी दर्द और मुश्किल में गुजर गया। आयशा की जिंदगी अब सिर्फ कामों तक सीमित होकर रह गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुलती और रात देर तक वो लगातार काम में लगी रहती। दूसरी तरफ हमजा सारा दिन घर से बाहर रहता और घर की इन कड़वी बातों से जैसे बेखबर ही रहता था। कुछ ही दिनों में हमजा की कजन सायरा का आना जाना भी बढ़ गया। वही सायरा जिससे रजिया बेगम हमजा की शादी करवाना चाहती थी। सायरा एक चालाक और तेज बोलने वाली लड़की थी। वो जब भी घर आती आयशा को देखकर हल्की सी तंज भरी मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती। तुम तो बिल्कुल यहाँ नौकरानियों की तरह हो गई हो। बल्कि सच कहूँ तो लगता है तुम कोई नौकरानी ही थी। उसके ये अल्फाज आयशा के दिल को चीर कर रख देते, मगर वो हर बार खामोश रह जाती। न जवाब देती, न शिकायत करती, बस सब कुछ सहती जाती। एक रात हिम्मत करके आयशा ने हमजा से बात की। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। हमजा, तुम्हारी कजन और तुम्हारी माँ मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हर वक्त ताने देती हैं, जबकि मैं घर के सारे काम भी करती हूँ, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। ये सुनकर हमजा का चेहरा सख्त हो गया। उसने झुंझलाहट से जवाब दिया, आयशा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम रोज रोज शिकायतें क्यों करने लगी हो? इस तरह की छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती हैं। सब्र करना सीखो। अम्मा भी तो तुम्हें सह रही है ना। ये अल्फाज सुनकर जैसे आयशा के दिल पर किसी ने वार कर दिया हो। वो एकदम खामोश हो गई। आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वही हमजा जो कभी उससे बहुत मोहब्बत करता था, आज उसकी तकलीफ समझने के बजाय उसे ही गलत ठहरा रहा था। वक्त के साथ वो मोहब्बत भी कहीं खो गई थी। अब न पहले जैसी बातें रहीं, न वो एहसास। जिंदगी की कड़वाहट ने सब कुछ फीका कर दिया था। और फिर वही हुआ जिसका आयशा को कहीं ना कहीं इंतजार भी था और डर भी। एक दिन उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर उसके दिल में एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे अंधेरी जिंदगी में कोई रोशनी आ गई हो। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद अब उसकी जिंदगी में मोहब्बत वापस आ जाएगी। मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। रजिया बेगम की सख्त आवाज ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। देखो, बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हुई ना तो याद रखना, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। यह सुनकर आयशा का दिल टूट गया। उसके चेहरे की सारी खुशी एक पल में खत्म हो गई। वो अंदर से कांप गई, मगर कुछ कह न सकी। रात को वो बहुत देर तक सोचती रही। फिर हिम्मत करके उसने हमजा से धीमी आवाज में कहा, हमजा, तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि उन्हें बेटा चाहिए, लेकिन मैं बेटा कहाँ से ला सकती हूँ? ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है। हमजा ने बेरहमी से उसकी बात काट दी। उसके लहजे में सख्ती और ठंडापन था। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेटियां बोझ ही होती हैं, खुद को ही देख लो। अपनी माँ और बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर तुम मेरे साथ भाग आई थी। कल को अगर मेरी बेटी ने भी ऐसा किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे भी बेटा चाहिए। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने आयशा के दिल को चीर दिया हो। जो थोड़ी बहुत मोहब्बत अभी तक उसके दिल में थी, आज वो भी खत्म हो गई। वो हैरानी की हालत में वहीं बैठी रह गई। आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे और दूसरी तरफ हमजा बेफिक्र होकर करवट लेकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी वो मां भी नहीं बनी थी, मगर उस पर जुल्म की हद हो गई थी। रजिया बेगम का रवैया और भी सख्त हो गया था। अब तो उसके लिए खाने के रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। किचन के फ्रिज पर ताला लगा दिया गया था और जो भी खाना बनता, आयशा के हिस्से में हमेशा बचा हुआ ठंडा और बेस्वाद खाना ही आता। भूख से उसका शरीर कमजोर होने लगा था, मगर किसी को उसकी हालत पर तरस नहीं आता। हर गुजरते दिन के साथ उसे अपनी गलती का और ज्यादा एहसास होने लगा। उसे अपनी माँ याद आती, वही माँ जो उसे कभी भूखा नहीं सोने देती थी, जो उसके लिए खुद भूखी रह लेती थी, मगर बेटी को तकलीफ नहीं होने देती थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक हमजा घर आया, मगर वो अकेला नहीं था। उसके साथ सायरा भी थी, दुल्हन के कपड़ों में। आयशा की सांस जैसे रुक गई। वो सुन्न सी होकर उन्हें देखती रह गई। हमजा ने सीधी तरह बिना किसी एहसास के कहा, मैंने सायरा से शादी कर ली है, आज से ये मेरी बीवी है। ये सुनते ही आयशा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे शरीर से जान निकल गई हो। ना वो कुछ बोल सकी, ना कोई सवाल कर सकी। हमजा सायरा का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में चला गया और आयशा आंगन में अकेली रह गई। अगले ही पल उसका सब्र टूट गया।
वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। कुछ ही दिनों बाद हमजा दुबई चला गया। उसे वहां अच्छी नौकरी मिल गई थी और आयशा को वहीं छोड़ गया, उन्हीं जुल्मों के बीच। अब तो सायरा भी रजिया बेगम के साथ मिलकर उस पर जुल्म करने लगी थी। आयशा के लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। घर के सारे काम उसी से करवाए जाते। सुबह से रात तक वो एक मशीन की तरह काम करती रहती। और खाने के लिए अब तो वो भी नसीब नहीं होता था। भूख से उसकी आंखें भर आती, पेट में दर्द उठता, मगर देने वाला कोई नहीं था। अब तो उसे सूखी रोटी भी बहुत बड़ी चीज लगती थी, मगर वो भी उसे इस घर में नसीब नहीं हो रही थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और एक रात दर्द से तड़पते हुए आयशा ने एक मासूम सी बच्ची को जन्म दिया। कमरा उसकी सिसकियों से भर गया था। आयशा ने अपनी छोटी सी बेटी को सीने से लगाया, उसके नरम चेहरे को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, अपनी किस्मत पर, अपने फैसलों पर, और इस डर से कि कहीं उसकी बेटी भी इसी अंधेरी जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इस मासूम का नसीब उसके जैसा न हो, मगर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे थे। अचानक दरवाजा जोर से खुला और रजिया बेगम गुस्से में कमरे में आ गईं। उनकी आवाज में जहर था। मैंने कहा था ना, बोझ मत पैदा करना। कर दी ना बेटी पैदा, अब देखना मेरी बहू सायरा तो बेटे ही पैदा करेगी। तुम जैसी औरतें होती ही खराब हैं। ये अल्फाज आयशा के दिल पर एक और गहरा वार थे। अब सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसके चरित्र पर भी उंगली उठाई जा रही थी। आयशा चुपचाप सब सुनती रही, अपनी बच्ची को और कसकर सीने से लगा लिया, जैसे दुनिया की हर तकलीफ से उसे बचाना चाहती हो। बेटी की पैदाइश के बाद उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। सारा दिन वह घर के कामों में लगी रहती और उसकी मासूम बच्ची कमरे में अकेली चारपाई पर रोती रहती। मां का दिल तड़पता, मगर मजबूरी उसके कदम बांध देती। हमजा ने एक बार भी फोन करके यह न पूछा कि वह कैसी है, उसकी बेटी कैसी है। दुबई जाने के बाद जैसे वह सब कुछ भूल ही गया था। आयशा अब मुकम्मल तौर पर अपनी सास और सौतन के रहमो करम पर थी। वक्त यूं ही गुजरता गया और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। आयशा की नन्ही बच्ची अब 1 साल की हो चुकी थी, मगर इस 1 साल में उसे मोहब्बत का नाम तक नसीब न हुआ। बस एक मां थी जो खुद टूट कर भी अपनी बेटी के लिए सहारा बनी हुई थी। यह भी एक आम सा दिन था। दोपहर का वक्त था। सुबह से आयशा को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था और पिछली रात भी उसके हिस्से का खाना गली में कुत्तों को डाल दिया गया था। भूख की शिद्दत से उसका जिस्म कांप रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आई, अपनी बच्ची को देखा जो कभी भूख से रोती, कभी मां के सीने से लगकर चुप हो जाती। आयशा उसे बहलाती, थपकियां देती, मगर आज उसकी अपनी हालत बहुत खराब थी। वह जानती थी कि उसकी सास और सायरा उसे तब तक कुछ नहीं देंगी जब तक उनका दिल न चाहे। आखिरकार वह हिम्मत करके उठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आहिस्ता से सहन में झांका, वहां कोई नहीं था। यह मौका गनीमत जानकर वह जल्दी से बावर्ची खाने में दाखिल हो गई, मगर जैसे ही उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। फ्रिज पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। यह मंजर देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिल में एक और चोट लगी, मगर उसने हिम्मत न हारी। वह किचन के कोने कोने में तलाश करने लगी। हर डब्बा, हर बर्तन खोलकर देखा और आखिरकार उसे एक सूखी रोटी मिल गई। वह रोटी देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने रोटी को हाथ में थामा और गोद में बैठी उसकी नन्ही सी बच्ची भी जैसे हल्की सी मुस्कुराने लगी, जैसे उसे भी उम्मीद हो कि आज उसे कुछ खाने को मिल जाएगा। मगर जैसे ही आयशा सहन में आई, उसकी सास की नजर उस पर पड़ गई। उसके हाथ में वह सूखी रोटी देखते ही रजिया बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उनकी आंखों में आग सी भड़क उठी और वह चिल्लाते हुए बोली, छोर, अब तो चोरी भी करने लगी है। किससे पूछकर तूने किचन में कदम रखा? एक तो वैसे ही मनहूस ऊपर से बेटी पैदा की और अब चोरियां भी। हर लफ्ज जहर में डूबा हुआ था। आयशा के हाथ कांपने लगे। रोटी उसके हाथ से गिरते गिरते बची। वह रोते हुए बोली, खुदा के लिए अम्मा, मुझे एक रोटी की इतनी बड़ी सजा ना दे, मैं कहां जाऊंगी। मगर रजिया बेगम जैसे इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने एक न सुनी। आगे बढ़कर आयशा का बाजू सख्ती से पकड़ा और उसकी मासूम बच्ची समेत उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और आयशा की दुनिया भी वह सड़क पर खड़ी रोती रही। आंखों से आंसू बहते रहे।
गोद में उसकी 1 साल की नन्ही बच्ची थी जो बेखबर अपनी मां के सीने से लगी हुई थी। आयशा के कदम खुद ब खुद उस रास्ते पर चलने लगे जो उसके अपने घर की तरफ जाता था। वह घर जिसे उसने 1 साल से देखा तक नहीं था। दिल में हजारों ख्याल थे। मां किस हाल में होगी? क्या वह उसे माफ करेगी? जब वह अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर पहुंची तो उसके कदम वहीं रुक गए। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटक रहा था। आयशा के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उसी वक्त गली से गुजरती एक औरत को उसने रोक लिया और कांपती हुई आवाज में पूछा, यहां खदीजा बीबी रहती थी न? वह कहां गई हैं? औरत ने बेपरवाही से जवाब दिया, समीना बीबी का तो इंतकाल हो गया। कुछ महीने पहले ही दुनिया से चली गई थी। सुना था उनकी बेटी घर से भाग गई थी। वह सदमा बर्दाश्त न कर सकी। यह कहकर वह औरत चली गई और आयशा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी दुनिया एक बार फिर बिखर गई थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, काश मैंने ये सब ना किया होता। अम्मा, आप मुझे माफ कर दे। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी टूटे हुए दिल के साथ आयशा ने एक नई जिंदगी शुरू की। एक सादे से मिट्टी के घर में उसने पनाह ली। उसने सिलाई का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करती, सुइयां चुभती उंगलियां और जख्मी होती, मगर वह रुकी नहीं। अब वह अपनी बेटी के लिए जीने लगी थी। उसने फैसला कर लिया था कि अपनी बेटी का भविष्य वह खुद बनाएगी। उसे वह सब देगी जो उसे कभी नहीं मिला। दूसरी तरफ हमजा भी पाकिस्तान वापस आ गया था। वह सायरा के साथ बज़ाहिर खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, मगर यह खुशियां ज्यादा देर कायम न रह सकी। वक्त गुजरता गया मगर सायरा मां न बन सकी। बहुत इलाज करवाया गया, कई उम्मीदें बांधी गईं, मगर हर बार मायूसी ही हाथ आई। हमजा का रवैया बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा और बेचैन रहने लगा। पूरे 5 साल गुजर गए मगर उनके घर में औलाद की खुशी न आई। एक दिन डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, सायरा, तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। ये अल्फाज सुनते ही हमजा के कदमों तले जमीन खिसक गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसी दिन वह घर वापस आया और फूट फूट कर रोने लगा। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो हमजा को हर वह लम्हा याद आने लगा जिसमें आयशा ने खामोशी से जुल्म सहे थे। उसे आयशा का वह बेबस चेहरा याद आता जब वह हामिला थी और तकलीफ में भी किसी से कुछ न कह पाती थी, और वह खुद हमेशा खामोश रहा, बेहिस बना रहा। यही एहसास उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आखिरकार उसने आयशा को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन वह आलिया के पुराने घर के सामने खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने एक 5 साल की मासूम और खूबसूरत सी बच्ची खड़ी थी। फराज की आंखें नम हो गईं। दिल ने फौरन पहचान लिया, यह उसकी अपनी बेटी थी। वह कुछ देर उसे देखता ही रह गया, जैसे वक्त थम सा गया हो। वह आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ और फिर उसकी नजर आलिया पर पड़ी। आलिया ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। वह फौरन बोली, यहाँ से चले जाओ फराज, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। फराज के कदम लड़खड़ा गए। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो आलिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अम्मा का इंतकाल हो गया है और मैंने सायरा को तलाक दे दी है। मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता था। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया। मैं अपने की पर शर्मिंदा हूं। खुदा के लिए मुझे अपनी बेटी से जुदा मत करो। उसकी आवाज में पछतावा था, दर्द था, मगर वक्त गुजर चुका था। आलिया की आंखों में आंसू भर आए। दिल के जख्म अभी भी ताजा थे, मगर एक मां का दिल अपनी बेटी के लिए नरम पड़ गया। वह जानती थी कि उसकी बेटी को मां और बाप दोनों के साए की जरूरत है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने धीरे से अपनी आंखों के आंसू साफ किए और फराज को माफ कर दिया। यह माफी आसान नहीं थी। इसके पीछे बेशुमार दर्द, आंसू और कुर्बानियां छुपी थीं। आलिया अपनी बेटी के साथ दोबारा फराज के घर लौट आई, मगर इस बार वह पहले वाली मासूम और नादान लड़की नहीं थी। वह जिंदगी के कड़वे सबक सीख चुकी थी। उसके दिल में एक खालीपन हमेशा बाकी रहा, अपनी मां का खालीपन, वह मां जिसे वह खो चुकी थी, जिसकी माफी वह कभी न ले सकी। यह दुख उसके साथ हमेशा जिंदा रहने वाला था। वह अपनी हर सांस के साथ यही सोचती, काश मैंने अपनी मां की बात मान ली होती। यह सिर्फ आलिया की कहानी नहीं है, ऐसी बेशुमार लड़कियों की कहानी है
जो नादानी में आकर ऐसे फैसले कर लेती हैं और फिर सारी जिंदगी उनके नतीजे भुगतती हैं। माँ बाप जो कहते हैं अक्सर हमारे भले के लिए कहते हैं। उनकी बातों में तजुर्बा होता है, मोहब्बत होती है और उनके खिलाफ जाकर इंसान अक्सर खुद को ही खो देता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसी थी।